गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरआरपी ऑनलाइन क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स सेकेंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत। आज इसमें हम लोग चर्चा करेंगे गॉस के नियम की। गॉस लॉ क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉस लॉ। ठीक, यहाँ पे देखिए नियम हमने लिखा हुआ है कि यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर तुल्य आवेश का मान Q है, मान लीजिए यह कोई एक आपका सरफेस है, गोला है ना, तो चारों तरफ से क्या है, क्लोज है, ध्यान रखिए क्लोज है ना, बंद है। तो इसके अगर भीतर जो है तुल्य आवेश नेट जो चार्ज है आपका उसका मान क्या है, +Q है, तो पृष्ठ के संपूर्ण सतह से, इसके पूरे सरफेस से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का मान आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि इस Q के कारण जो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, तो हम यदि फ्लक्स की गणना करें तो उस पूरे फ्लक्स का मान जो होगा, ठीक, फाई, वह क्या होगा, इस आवेश का यानी Q/ε0 है ना 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब ये है कि ध्यान समझिएगा कि कोई एक अगर क्लोज सरफेस है आपका, है ना, और इसके अंदर कुल आवेश जो है आपका Q है, तो इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई का मान आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फ्लक्स की संख्या आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dA, है ना, यानी कि एरिया, एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो A × dA कंप्लीट लेने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोज सरफेस है यानी इंटीग्रेशन कर देंगे, सरफेस को यस से लिख देंगे। फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस A × dA किसके बराबर होगा, आवेश Q के 1/ε0 गुना, यानी इसको आप लिख सकते हैं Q/ε0 के बराबर होता है। और यह बात हमें किसने बताई, गॉस साहब ने बताई थी। गॉस, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉस का नियम। गॉस एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक, क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर तुल्य आवेश का मान Q है, तो पृष्ठ के संपूर्ण सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई का मान आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो सरफेस होगा, यहाँ देखिए सर्कुलर देखने में लग रहा है, लेकिन ये कैसा है, एक गोली सरफेस, हमने पूरा एक गोला लिया हुआ है। आप क्यूब भी ले सकते हैं, क्यूबॉइड भी ले सकते हैं, अभी आगे उसकी चर्चा करेंगे। तो ये पूरा क्या है, गोला है, जैसे क्रिकेट बॉल होती है ना, उस तरीके से। उसके अंदर जो है क्या है, आपका नेट चार्ज Q है, और जब Q होगा आवेश होगा, तो आवेश के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा चारों तरफ, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। फ्लक्स क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल से। अब जब संपूर्ण फ्लक्स की बात करेंगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल से निकलने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या फ्लक्स कहलाएगी, उसका मान क्या होगा, Q/ε0 होगा। ऐसा गॉस साहब ने बताया था। ठीक, और इस सरफेस को, ये जो सरफेस है पूरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, या हिंदी में गॉसियन सतह बोलते हैं, है ना। ठीक, जिससे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा होता है। तो इतना आप नोट कर लेंगे इसको। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये जो साइन इंटीग्रेशन का ये क्या है, ये दिखाता है कि ये जो सरफेस वो कैसा है, क्लोज है, यानी कि पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ है। ठीक, कुछ बातों को आप समझ लीजिए, पृष्ठ कैसा होगा, बंद होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई घन ले लें, ये मान लीजिए आपका क्या है, एक घन है, ठीक, कोई ठोस ही लेंगे, और इसके अंदर क्या है, Q है, तो यह भी क्या है, क्लोज है। अगर हम इसे एक तरफ से ओपन कर देंगे तो यहाँ पर यह लॉ काम नहीं करता। गॉसियन लॉ हमेशा एक बंद पृष्ठ के लिए कार्य करता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पहली बात, यस क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, यह सतह को, है ना। और कैसे सतह को, बंद सतह या बंद पृष्ठ को प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें नेट चार्ज की, तो इसका जो नेचर है, यानी कि यह जो आवेश है आपका, यह ऐसा नहीं कि धनात्मक ही है, यह धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, ऋणात्मक, किसी भी प्रकृति का हो सकता है। यह पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, यानी कि बिंदु आवेश भी हो सकता है, और इस प्रकार से हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, जिसे वितरित आवेश बोलते हैं, ऐसी प्रकृति का भी हो सकता है ना। तो बिंदु आवेश भी हो सकता है और वितरित आवेश भी हो सकता है। ठीक, ये कुछ बातें। इसके अलावा और भी बातों का आप ध्यान रखिएगा। ये जो फ्लक्स फाई का मान है, ठीक, यह सिर्फ और सिर्फ पृष्ठ के भीतर जो आवेश होता है उसी पर निर्भर करता है।
इसके बाहर कोई आवेश है, वो प्लस है माइनस, उससे कोई मतलब नहीं, उसका इस फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके सतह पर भी कोई आवेश है, उसका भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। यह सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सतह के भीतर जो आवेश होगा, तुल्य आवेश होगा, जो नेट चार्ज होगा, उस पर ही डिपेंड करता है। इतनी सारी बातें आप समझ लीजिए ढंग से। क्या क्या हमने आपको बताया, सबसे पहले बेटा बताया कि यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर तुल्य आवेश का मान Q है तो पृष्ठ के संपूर्ण सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान आवेश का 1/ε0 गुना होता है, पहली बात। ठीक, इस आधार पर हमने लिखा फाई, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई से, इक्वल टू E × dA इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस, इक्वल टू क्या होगा, Q/ε0 होगा। यहाँ पर यस किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोज सरफेस को। ठीक, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, dA क्या है आपका, एरिया वेक्टर, हमने आपको बताया था, है ना। और वो एरिया क्या होगा, इसका पूरा, है ना। तो अगर हम इस पूरे गोले के एरिया को देखें तो टोटल TS से टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4πr², 4πr², है ना। यानी कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि इस गोले का रेडियस r हो तो क्या होगा, 4πr² होगा। ठीक, अभी उसको जब हम लोग प्रूव करेंगे तो वहाँ पर इसकी चर्चा होगी, उसको देखेंगे। अच्छा, इस सतह को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सतह बोलते हैं। यह जो आवेश है यह प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगली बात, यह पॉइंट चार्ज भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी हो सकता है, यानी बिंदु आवेश भी हो सकता है और वितरित आवेश भी हो सकता है ना। और इस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो इस तरीके से इतनी बातों का आप ध्यान रखेंगे। एक बात ध्यान रखिए, गॉस लॉ हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस पर ही एप्लीकेबल होता है, ओपन सरफेस पर एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक, तो यहाँ तक नोट कर लें, फिर आगे हम लोग जो है इसका प्रूफ समझते हैं। आइए, तो गॉस लॉ का प्रूफ हम देखते हैं ना, कैसे इसको हम लोग सिद्ध करेंगे गॉस लॉ को। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए r रेडियस का कोई एक क्या है आपका स्फीयर है ना, जिसके केंद्र O पर आपका +Q आवेश रखा हुआ है। ठीक, रेडियस कितना बेटा इसका, r है ना। रेडियस क्या है, r है, तो हम इसको लिख लेते हैं, माना r त्रिज्या के एक गोले के केंद्र बिंदु O पर आवेश Q है। ठीक, चलिए, अब इस आवेश Q के कारण सतह पर मान लीजिए कोई एक बिंदु P है ना। ठीक, अब देखिए ध्यान से, Q से P की दूरी कितनी होगी, जितना इस स्फीयर का, जितना इस गोले का क्या होगा, रेडियस होगा, यानी कि r दूरी होगी। अगर इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होगा, है ना, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर ये +Q है तो आप जानते हैं कि +Q आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वह रेडली आउटवर्ड निकलता है, यानी त्रिज्या के अनुदिश निकलता है। जब वैद्युत क्षेत्र हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था। तो यानी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वह किधर होगी, इसी त्रिज्या के अनुदेश बाहर की ओर होगी। इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस पॉइंट P की हम बात करें, इस पॉइंट P पर, है ना। और वह होगा कितना, तो सतह पर स्थित बिंदु P पर आवेश Q द्वारा वैद्युत क्षेत्र किसके नियम से, कूलाम के नियम से, है ना, कूलाम के नियम से सतह पर स्थित बिंदु P पर आवेश Q द्वारा वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1/4πε0। ठीक, आवेश क्या है आपका, Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, r है, तो r², है ना, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, r है, तो r², और इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, OP, रेडियस के डायरेक्शन में होगा, उससे कि अनुदिश होगा। चलिए, तो ये हो गया आपको, इसमें मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया। ठीक, अब इस पूरे सरफेस के जो एरिया है इसका एक छोटा सा पार्ट हम लेते हैं, एक स्मॉल एरिया को काट लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम इस एरिया को एज्यूम करें, ध्यान रखिए पूरा गोला है आपका, है ना, एक स्मॉल एरिया हमने DA ले लिया। ठीक, कंप्लीट एरिया यदि A है तो हमने एक स्मॉल एरिया, एक छोटा सा भाग क्षेत्रफल क्या ले लिया, DA ले लिया। ठीक, और यदि हम इस DA एरिया के क्षेत्रफल वेक्टर की बात करें, किसकी बात करें,
क्षेत्रफल वेक्टर की यानी क्षेत्रफल सदिश की। तो हमने आपको बताया था कि एरिया वेक्टर क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए यह एक पृष्ठ है तो इसका एरिया वेक्टर इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी इस तरीके से इस पर बाहर की ओर होगा। जैसे कि मार्कर रखा है इसको देख के समझ लीजिए, है ना, यानी इस पृष्ठ से और इस मार्कर के बीच में जो एंगल बन रहा होगा कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री का। एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी पृष्ठ का, किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंबवत होता है। तो अगर हम इसके एरिया वेक्टर की बात करेंगे, इसके छोटे एरिया से एरिया वेक्टर की, तो वह भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के इक्वल होगी। एरिया वेक्टर की दिशा जो होगी वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दिशा होगी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, पहले जो हमने एज्यूम किया उसको नोट कर लेते हैं। सतह पर हम कर क्या रहे हैं, हम प्रूव करने जा रहे हैं गॉस लॉ को, है ना। सतह पर अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल dA लिया गया है, जिसका क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस, पृष्ठ के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। ठीक, तो देखिए जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यदि उसी डायरेक्शन में क्या है आपका एरिया वेक्टर भी है, तो दोनों के बीच में बना हुआ एंगल 0 डिग्री, है ना, दिशा में होगा। अतः थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब इसके बाद क्या है, हम फ्लक्स की गणना कर लेंगे कि इस एरिया वेक्टर से निकलने वाला, इस एरिया वेक्टर से निकलने वाली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स के जो लाइंस होंगे वही हमारा क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। यानी कि क्षेत्रफल से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर यदि हम फ्लक्स की गणना करें तो फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ई डॉट डी ए, है ना। ठीक, E डॉट डी ए होगा। और जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, E वेक्टर E इंटू वेक्टर डी ए कॉस थीटा। ठीक, E डी ए कॉस थीटा, इसको आप यहाँ तक नोट कर लेंगे। और देखिए क्लोज है तो इसको इस तरीके से सिंबल यहाँ बना देते हैं और सरफेस के लिए यस लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बेटा ए डी ए कॉस थीटा हो गया। थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री है ना। ठीक, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी फाई इक्वल टू आपको मिल जाएगा ई डी ए। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया इस छोटे से क्षेत्रफल के कारण। आपको अगर इस पूरे कंप्लीट के कारण निकालना है ना, संपूर्ण फ्लक्स की बात कर रहा है। ठीक, तो संपूर्ण फ्लक्स के लिए यहाँ नीचे कटने लगेगा, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, तो फिर हम रब करके ऊपर करते हैं इसको। देखिए जब संपूर्ण एरिया की हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो फाई इक्वल टू कंप्लीट एरिया अगर आप लेंगे तो कंप्लीट एरिया के लिए लिमिट आपको लगाना पड़ेगा 0 से 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि यह कैसा है सरफेस आपका स्फेयर है, यानी कि एक गोला है, और गोले का वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ, इसका जो है कर्व सरफेस एरिया भी इतना ही होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है। तो चाहे टीएस से निकालें टोटल सरफेस एरिया, चाहे कर्व सरफेस एरिया निकालें, दोनों क्या होगा, स्फेयर के केस में 4 पाई आर स्क्वायर होगा, यानी 0 to 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे आप, ई इंटू डी ए। ठीक, ई तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा क्योंकि ई में कोई चेंज होना नहीं है, 0 to 4 पाई आर स्क्वायर डी ए, है ना। और आपको हमने बताया था इंटीग्रेशन के लिए कि जैसे मान लीजिए अगर आप x के पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसी के सापेक्ष तो आपको क्या मिलता है, x n के पावर n+1
पावर अपॉन n+1। ठीक, यहाँ पर देखिए ये तो है नहीं है ना, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x की पावर क्या है आपका बेटा 0 है, और x के पावर 0 का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा x के पावर 0+1, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो गई 0 अपॉन 0+1, यानी फाइनली आपको मिलेगा x अपॉन 1। ठीक, तो यहाँ पर किसके सापेक्ष अवकलन आपको समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है dA के सापेक्ष करना है। किसका, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं a के पावर क्या है आपका 0 है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा a के पावर 0 लिख सकते हैं ना, इसका मान भी क्या होगा 1 होगा। ठीक, तो जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a 0 to 4πr²। अब लिमिट का मान रखेंगे, यानी e 4πr² माइनस ए की जगह पहले इसको रखेंगे फिर इसको 0, यानी e इंटू 4πr², ये मिलेगा आपको φ ठीक, φ क्या मिल गया a इंटू 4πr²। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, e का मान इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे। आइए इधर कर लेते हैं। e का मान समीकरण 1 से रखने पर e का मान रखेंगे बेटा तो φ आपका हो जाएगा, e का मान वहाँ पर क्या था 1/4πε0 q/r²। ठीक, और बाकी क्या था आपका 4πr²। देखिए 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, φ क्या मिल जाएगा फाइनली आपको q/0। यही क्या होता है, गॉस ने ही बताया था, और ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, है ना। तो इस प्रकार से यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गॉस लॉ क्या था और उसकी प्रूविंग क्या थी, ये हमने आज आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ या एप्लीकेशन ऑफ गॉस प्रूविंग को चर्चा करेंगे, इसके अनुप्रयोगों को देखेंगे। ठीक, थैंक यू।